हाल ही में ना चाइना ने ना तिब्बत में एक डैम को अप्रूव किया है जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनाया जाएगा, और वो 137 अरब अमेरिकी डॉलर उसकी कॉस्ट होगी, जो ना हमारी वर्ल्ड का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा जब ये बन के तैयार हो जाएगा। साथ ही में ब्रह्मपुत्र रिवर जो ना उसके कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता है कहाँ से निकलती है। ये निकलती है मानसरोवर झील के पास में कैलाश रेंज जो है ना, वहाँ पे एक ग्लेशियर है, उसका नाम है चेमा युंगडुंग, यहाँ से वो निकलती है। और ये तिब्बत में 1200 किलोमीटर बहती है। उसके बाद में ये जो हमारे अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, तो वो करती है वहाँ पे सदिया नाम की एक सिटी से ये एंटर करती है। यहाँ पे इसकी दो सहायक नदियाँ होती हैं, दिबांग और लोहित। तो ये नदियाँ इसमें मिलती हैं आके, और बांग्लादेश में इसको ये जो है ना गंगा रिवर में मिल जाती है, और यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनाती है जो हमारी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इसकी सहायक नदियाँ जो है ना वो बाएं हाथ पे जो मिलती है ना, उन रिवर की हम बात कर लेते हैं। कई बार पूछा जाता है कि ये कौन सी साइड से कौन सी रिवर इस नदी में मिलती है, तो वो है दिहांग, धनसिरी, लोहित, दिबांग और कापिली। ये रिवर्स जो है वो इसमें मिलती हैं, बाएं साइड से मिलती हैं ये। और इसके साथ में ही सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोस, ये रिवर जो है वो दाएं साइड से मिलती हैं। अब भाई इस रिवर का इम्पोर्टेंस हम देख लेते हैं। तो ये ना इसके द्वारा जो मिट्टी बनती है ना वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, और वहाँ पे चावल, चाय, जूट ऐसी खेती वहाँ पे की जाती है। और ख़ास तौर पर ये असम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी ना इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो ये इकोनॉमिकली भी हमारे लिए हो गई। इसके अलावा ये इकोलॉजिकली भी हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर ना गंगा नदी, डॉल्फिन, और इसके पास में बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है इसके लिए। इसके अलावा हम एक और टॉपिक पे बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ द नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, NRLP। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये जो है ये पहले नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के नाम से जाना जाता है, जो ना 14 हिमालयन रिवर और 16 पेनिनसुलर रिवर्स जो है ना वो 30 शहरों और 3000 जो जलाशय हैं ना उनको जोड़ करके ये एक विशाल इसे जल ग्रिड बनाने के लिए ये प्रस्ताव किया गया था। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे ना, उनकी 13th जयंती पे जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इसको लागू किया था। मतलब ये प्रस्ताव रखा था उन्होंने कि हम ऐसी नदियों को जोड़ करके ऐसा हम प्लान करने जा रहे हैं। देन इसके बाद होता क्या है, इसकी जो आधारशिला ना वो हम देखते हैं 1858 में एक इरिगेशन इंजीनियर आया था इंडिया में, सर आर्थर थॉमस कॉटन। तो इसकी ओर से ये परियोजना इन्होंने रखी थी कि हम ऐसे कनेक्ट करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं अभी जो केन बेतवा रिवर है ना उसको कनेक्ट करने की बात की जा रही है, लेकिन इसमें बहुत सारे इसके इम्पोर्टेंस भी है इसकी, लेकिन इसके सारे ना बहुत सारे वो भी हैं, इम्पैक्ट भी बहुत सारा पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे, हमारे एनवायरनमेंट पे। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि हमारे इंडिया में ना जो बारिश होती है ना वो कहीं पे तो ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है ना। तो जब हम इन रिवर को कनेक्ट कर देंगे तो आप सोच के देखें कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश आती है तो वहाँ पे पहले से ये नदियाँ होंगी और फिर से ऊपर से पानी आ जाएगा। तो जो पहले वो पानी जो जहाँ से बहता था उसका स्थान तो पहले ही आपने दे दिया किसी और को, तो वहाँ पे और पानी हो जाएगा, उसकी वजह से बाढ़ आ जाएगी। ठीक है ना। तो इस वजह से भी ये मतलब मुश्किल हालात पैदा हो भी सकते हैं इससे। और एक इसका दूसरा पर्सपेक्टिव हमें ये भी देख सकते हैं कि जहाँ पे मतलब अकाल पड़ता है पानी की कमी की वजह से, तो वहाँ पे भी हम पानी को पहुँचा सकते हैं। इसके लिए ना हमें बहुत ज़्यादा हाई थिंकिंग की ज़रूरत होगी कि किस एरिया के लिए सूटेबल है और किस एरिया के लिए नहीं है। अगर वहाँ पे ज़्यादा इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा है ना, तो हम वहाँ पे इस रिवर प्रोजेक्ट को वहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। इसके अलावा जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे करेंगे। इसके अलावा हम एक और चीज़ देखते हैं, मतलब जहाँ पे ये परियोजना लागू होगी तो वहाँ पे उनको झील वगैरह और इसके अलावा कैनाल वगैरह उनको बनानी पड़ेंगी। तो वहाँ से जो लोग रहते हैं पहले से उनको कहीं और शिफ्ट करना होगा, तो उसके लिए भी हमें पहले से ध्यान रखना होगा कि उन्हें कहाँ पे शिफ्ट किया जाए और कैसे उनका ख्याल रखा जाए। तो ये भी एक चुनौती है, क्योंकि आसानी से लोग अपने घर को छोड़ना नहीं चाहते हैं,
और इस वजह से दंगे भी हो जाते हैं कई बार, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे सामने। और इसके अलावा ना इसमें बहुत सारा बजट लगेगा, मतलब कि जैसे 5,60,000 करोड़ रुपए लगेगा। 2001 में आंका गया था कि हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने में इतना रुपए लगेगा। अब तो और भी ज़्यादा हो गया होगा ये। इकोलॉजी पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी ये खतरा ही है, क्योंकि हम देखते हैं ना कई रिवर जो है ना वो एकदम क्लीन होती हैं, उसके अलावा कुछ रिवर जो है वो पोल्यूटेड होती हैं। तो जब हम इनको एक साथ में लेके आएंगे ना, तो पानी जो पहले से सही है वो, लेकिन हमें इसका ध्यान रखना होगा। पहले इनको मिक्स कर रहे हैं ना, तो हम पहले हमें ये देखना होगा कि भाई ये तो पहले से ही ऐसी है। तो फिर अगर बायोडाइवर्सिटी के साथ हम अभी से ध्यान दे के नहीं चलेंगे ना, तो आगे इतनी सारी चुनौतियाँ हमारे सामने आ जाएंगी कि एक टाइम आएगा हम हैंडल भी नहीं कर पाएंगे इन चीज़ों को। और बायोडाइवर्सिटी जो है ना, उसमें तो एक जो मधुमक्खी होती है ना शहद बनाने वाली, या फिर एक तितली होती है ना शहद बनाने वाली, सॉरी वो तो शहद खाती है ना। तो ये दो जो है ना, इनको भी हम पारिस्थितिकी तंत्र से हटा देंगे ना, तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो हमें सबसे पहले ना बायोडाइवर्सिटी का ख्याल रखना है, क्योंकि इसको साथ में नहीं लेके चलेंगे ना, तो आगे हम कहीं पे भी नहीं जा पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और सीरियसली ये कितने सारे साइंटिस्टों ने भी बताया है, तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए ना। इसके साथ में इंटरनेशनल चैलेंज भी हैं, जैसे भूटान से कोई रिवर निकल रही है, तो उसके साथ में डिस्प्यूट है, तो वो आधा पानी हमको देना नहीं चाहते हैं। जैसे बांग्लादेश है, तो वो भी बोलते हैं कि हमारे मतलब पानी को मत रोको, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। उनके साथ भी हमें रिलेशन अच्छा बना के चलना है। तो सारी चीज़ों पे ना 360 डिग्री एनालिसिस हमें करके फिर ही हमें इन परियोजनाओं पे ध्यान देना चाहिए, वरना आगे मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। और इसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज भी हैं, जैसे जहाँ से ये कनेक्ट की जाएंगी ना रिवर्स, तो वहाँ पे होता क्या है ना, जैसे पहले से बहुत सारे रोडवेज हाईवेज ये हैं, तो वहाँ पे हमें उनको शिफ्ट करना होगा यहाँ, या वहाँ पे जो है पुल वगैरह बनाने होंगे, तो उसके लिए भी हाई कॉस्ट की हमें नीड होगी। और इसके साथ में ही ना कई बार हमने देखा है, जैसे जो बना देते हैं, ये हमने पीडब्ल्यूडी को देखा है, या फिर हम किन्हीं प्राइवेट पार्टनरशिप को लेते हैं ना इसमें, तो वो भी कई बार अच्छे से काम नहीं करते हैं फास्ट करने के चक्कर में। हमने देखा है कई बार पुल टूट गए हैं कई जगह पे, हमने एग्जांपल्स देखे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक, क्योंकि इससे ना बहुत सारे लोगों की जान खतरे में आ जाती है। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी साथ में लेके चलना है, और साथ में रिवर के लिए जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट टाइम में आ सकती हैं, तो उनका सॉल्यूशन भी साथ में लेके चलना है। क्योंकि अगर हम ये प्रोजेक्ट सामने ला रहे हैं ना, तो इसके साथ में हमें उनकी प्रॉब्लम्स को भी रखना पड़ेगा ध्यान में अभी से, और साथ में उनके सॉल्यूशन को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वरना हमें आगे मुसीबतें देखने को मिल सकती हैं। अब हम देखते हैं इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो एफिशिएंट यूटिलाइज़ करना चाहिए रिसोर्सेज का, और इसके साथ में हमें जो ग्राउंड वाटर है ना उसका मैनेजमेंट करना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि हम रिवर पे ही निर्भर हों, हमें जो ग्राउंड वाटर है उसका भी ख्याल रखना है कि कहाँ पे ज़्यादा वो हो रहा है बिना फालतू में। तो हमें इसके लिए ना कि सिर्फ एक सेक्टर पे ध्यान देना, जैसे अब एग्रीकल्चर है तो उसमें भी हमें ड्रिप सिस्टम को अपनाना पड़ेगा सबसे पहले तो। और इसके साथ में ना जो ग्राउंड वाटर है ना उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा कि फालतू में वाटर वेस्ट ना हो, या फिर जो वाटर पोल्यूटेड है उसको हम क्लीन करके हम उसको इस्तेमाल हम कर सकें। और इसके साथ में ही हमें और भी तरीके अपनाने चाहिए, जैसे नेशनल वाटरवेज प्रोजेक्ट है ना उसको भी हमें साथ में लेके चलना चाहिए। इसके अंदर हम पता है क्या करेंगे, जो जो बाढ़ वाली रिवर है ना, जिसमें बाढ़ आती है हर साल, उसका रिवर हम ऐसी जगह पे पहुंचा सकते हैं जहाँ पे सूखा पड़ता है। तो ऐसे कुछ है जो हम अपना सकते हैं। और इसके साथ में ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी हम कर सकते हैं, और साथ ही इरिगेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज़ हमें ये ध्यान में देनी होगी, जो ये रिवर्स हैं ये जो हमारे महासागरों में जाके मिलती हैं, तो वहाँ पे ना बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती हैं। जो पता है क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे रिवर का क्लीन वाटर होता है, तो इस वजह से वहाँ पे बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो उनका नुकसान हो सकता है इससे, क्योंकि अगर वहाँ पे क्लीन वाटर कम जाएगा, इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कर लेंगे, तो वहाँ पे जो हमारे महासागर में जो प्रजातियाँ रहती हैं उनके लिए ख़तरा है। और ये फिर अकेले
महासागर के लिए नहीं है, ये पूरे महासागरीय पारिस्थितिकी के लिए भी खतरा हो सकता है। तो सॉरी टू से हमें बहुत ही 360 एनालिसिस के साथ में हर परियोजना को देखना चाहिए, तो ही ये कामयाब हो पाएंगी, वरना आपको पता ही है कि मुसीबतें कितनी आगे चल के हो सकती हैं। तो बहुत ही अच्छे माइंडसेट के साथ हम इनको प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। ओके।